गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं प्राचीन भारत के इतिहास का एक और टॉपिक लेकर के। तो आज हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति। और हड़प्पा संस्कृति का जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर से इम्पोर्टेंट पॉइंट कलेक्ट करके बनाया गया है। तो हम आगे देखते हैं और आज की मोटिवेशनल लाइन आज की क्या है। दोस्तों, मैं आपसे पहले ही सॉरी बोल देता हूं क्योंकि थोड़ा ठंड और जुकाम के कारण मेरा गला खराब है। इस कारण से हो सकता है कि आपको आवाज़ क्लियर आने में असुविधा हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूं। तो देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मतलब आपके हौसले बुलंद है और आपके सपने बड़े हैं, तो आपको मंजिल या आपको जो आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। और बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मतलब आप जिस रास्ते पर निकले हो उस रास्ते पर चलते रहो और चलते चलते आपके साथ में काफिला बन जाएगा। जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। मतलब क्या होता है कि किसी एक एग्जाम में असफल होने से जो भी बंदा है वो डिमोरलाइज हो जाता है। ऐसा नहीं होना है, जो हो गया है हो गया, और जो आपके पास है उसी में संतोष रखिए और फिर से आपकी मेहनत दोबारा से शुरू कीजिए। हाँ, सफलता हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मतलब वक्त गुजर गया, हालात का रोना नहीं गाना कि हमारे साथ में ऐसा हुआ, ये होता तो ऐसा हो जाता। आप अपना पूर्ण मन के साथ में दोबारा मेहनत शुरू कीजिए। अब देखते हैं हम प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति के विषय में कुछ पॉइंट पहले जान लेते हैं। तो रेडियो कार्बन C14, ये रेडियो कार्बन C14 जो है, जो अवशेष मिलते हैं उनका पता लगाने के लिए एक विधि है C12 और C14। तो C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। मार्टियर व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। जो मार्टियर व्हीलर था, जो पुरातत्ववेता था, उसने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहला पुरातत्वविद थे। मतलब सिंधु सभ्यता का प्रथम उच्चारण या शब्द को किसने बोला था? सर जॉन मार्शल ने। और सिंधु सभ्यता को काश युग में सम्मिलित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व पाए हैं कि उस टाइम पे 4 प्रजाति थी। इनमें से सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय लोगों की है, और इनके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मैंगोलॉयड और अल्पाइन लोगों का निवास स्थान का भी पता चलता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। मतलब हड़प्पा संस्कृति में जो भी आपकी हड़प्पा संस्कृति में जो भी आप सभ्यताएं पनपी थी उनमें निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। अब आगे देख लेते हैं हड़प्पा संस्कृति की जो सीमा है वो हिंदुस्तान में या दूसरे देश में कहाँ कहाँ तक फैली है, कहाँ कहाँ तक इसके अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं उत्तर में जो है, उत्तर दिशा में मांडा है ये। मतलब ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, वहाँ इसकी उत्तरी सीमा है। और दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद में है, वो महाराष्ट्र के अंदर है। और जो इसकी पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो सुत के गेंडोर जो बलूचिस्तान के अंदर है। तो ये चारों दिशाओं में हड़प्पा सभ्यता की सीमा है।
अब हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो सभ्यताएं विकसित हुई थी, जो हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता में जो जो संस्कृतियां विकसित हुई थी उनके बारे में देख लेते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, और यह लिपि दाएं से बाएं भी लिखी जाती थी और बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी। मतलब जो हमारी देवनागरी लिपि है उस तरह भी लिखी जाती थी, और जो उर्दू लिपि है उर्दू भी जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो दोनों ही तरह से यहाँ पर जो भाव चित्रात्मक लिपि थी वो लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मतलब नगर जो बनाए थे इन्होंने वो ग्रिड पद्धति पर इस तरह से बनाए थे कि एक ग्रिड के रूप में, मतलब एक बॉक्स के रूप में जो इनका परिवार या घर जो बनाए थे वो उस प्रकार से इन्होंने स्थापित किए थे। इनके जो घरों के दरवाजे थे वो दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो रोड की ओर ना खुल करके, मतलब जो रास्ते की तरफ नहीं खुलती थी, और पीछे की तरफ, मतलब रोड की तरफ घर का पिछला हिस्सा रहता था, और अपोजिट साइड में इनके दरवाजे और खिड़कियां मिले हैं। केवल लोथल नगर है जो नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। जो लोथल सभ्यता थी उसके घर के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क, रोड की तरफ, रास्ते की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें जो थी वो गेहूं और जौ थी। मतलब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण खेती होने लगी थी, उनमें से गेहूं और जौ अत्यधिक मात्रा में पैदा होने लगा था। और माप की इनकी इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मतलब 16 के अनुपात, जो नापने की इकाई है इनकी वो 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये अन्नागार जो हम गोदाम बोल लेते हैं आज के वक्त में, जो अपने एफसीआई गोदाम होते हैं, सरकारी गोदाम, तो इस तरह के अन्नागार जो अन्न रखने के जो भंडार थे वो सबसे बड़ी इमारत उस टाइम पे हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार, स्नानागार मतलब स्नान करने के घर, जो नहाने का स्थान था, वह प्रमुख स्मारक था। वो प्रमुख स्मारक है जो खुदाई में मिला है, और जिसके मध्य स्थित एक स्नान कुंड था, और जिसकी 11.81 मीटर लंबा है, वो 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। मतलब पूरा का पूरा स्विमिंग पूल के तरह तर्ज पर या उसी तरह के स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस टाइम पे चीनी या गुड़ का बनाना नहीं सीखे थे, तो अपना मिठाई के लिए, मीठा खाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। मतलब जो वैश्य वर्ग था वो उस वक्त का शासन चलाया करता, ऐसा अनुमान लगाया गया है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। जो पिगट नाम के पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक कोई विशाल साम्राज्य जैसे होता है उसकी दोनों राजधानी हो, इस तरह का इनको नाम दिया है। मतलब विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी पिगट ने इनको कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। मतलब पृथ्वी का पूजन की वो उर्वरता की देवी मान करके पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन में साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता में वृक्षों की पूजा की जाती थी और शिव की भी पूजा की जाती थी, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा संस्कृति की देन है कि उस टाइम पे भी स्वास्तिक चित्र बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर में मंदिर के अवशेष नहीं मिलते। मतलब सिंधु सभ्यता में जो है मंदिरों के अवशेष नहीं है, पूजा की जाती थी पर मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मतलब मातृ देवी जो थी उसी की पूजा उपासना सिंधु सभ्यता में अत्यधिक करते थे। पशुओं में जो जानवरों में कुबड़ वाला सांड है तथा इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ वाला सांड जो था, जो आज के वक्त में उसको क्या नंदी बोल सकते हैं, वो विशेष पूजनीय था, क्योंकि यहाँ पर शिव पूजा भी की जाती थी, तो इस वजह से वो जो नंदी है या कुबड़ वाला सांड है उसकी भी वो भी इनके लिए पूजनीय था।
शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। मतलब हिंदू धर्म में जैसे जलाया जाता वैसे जलाते थे, और मुस्लिम धर्म में जैसे दफन किया जाता वैसे दफनाने की भी अवशेष मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी, तो हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की प्रथा थी, और मोहनजोदड़ो में जलाने की मतलब प्रथा थी, और ये मतलब अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा में दफनाना और मोहनजोदड़ो में जलाना। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। मतलब युग्म मतलब जोड़े में, जैसे हो सकता है कि उस वक्त में सती प्रथा का या कुछ इस तरह का रहा हो, जो पति के साथ में पत्नी को भी दफना दिया जाए, या फिर एक साथ दो लोगों की मृत्यु हो गई हो और दोनों को एक साथ दफना दिया जाए, तो युग्म जैसे जोड़े में समाधियां मिली है वहां पर। अब आगे देखते हैं जो सेमदस सभ्यता के जो प्रमुख स्थान है, मतलब किस किस जगह पर ये सभ्यता पनपी है और उनको किसने खोज किया, कब किया, और वर्तमान में इसके स्थान क्या है, वर्तमान में कहाँ पर है। तो सेंदब सभ्यता क्या विषय में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा जगह जो है उसमें हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी, और जो रावी नदी के किनारे थी, और जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में स्थित है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति खोज की रावी नदी के किनारे, और अभी क्या है वो गोमती जिला पाकिस्तान में। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में कौन सी मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की थी, और जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी, और अभी वो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, जो सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है वहां पर है। तो ये मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर चली गई है। 1931 में गोपाल मजूमदार ने चनूदड़ो सभ्यता की खोज की, और जो सिंधु नदी के किनारे हैं, और ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है। 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने कालीबंगा में कालीबंगन सभ्यता की खोज की, और ये घग्गर नदी के किनारे हैं, और जो अभी राजस्थान के हनुमानगढ़ में इस वर्तमान में है। 1953 में फजल अहमद ने कोट दीजी सभ्यता की खोज की थी। जो कोट दीजी जगह है वहां पर सभ्यता की खोज की थी, और ये सिंधु नदी के बाएं तट पर है, और वर्तमान में ये सिंध प्रांत खैरपुर वोई पाकिस्तान के अंदर ये भी है। इसके पश्चात 1953 और 54 में रंगनाथ राव ने रंगपुर की सभ्यता की खोज, या रंगपुर में एक सभ्यता की खोज की थी, जो मदार नदी के किनारे है, और अभी वर्तमान में गुजरात काठियावाद में ये स्थित है। 1953 से 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ में एक सभ्यता की खोज की थी, रोपड़ सभ्यता की, और जो सतलुज नदी के किनारे पर है, और वर्तमान में अभी पंजाब में रोपड़ नाम की जगह पर स्थित है। 1955 में 55 से 63 में रंगनाथ राव ने लोथल में लोथल सभ्यता की खोज की, और जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, और अभी वर्तमान में गुजरात अहमदाबाद में ये स्थित है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर में एक सभ्यता की खोज की, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर ये सभ्यता है। 1927 से 62 में आर.एल. स्टाइन तथा जॉर्ज डेल्स ने सुत्के गैंडोर में एक सभ्यता की खोज की, जो दास्क नदी के किनारे पर थी, और वर्तमान में ये पाकिस्तान के मकराना नामक स्थान पर स्थित है। इसके अतिरिक्त 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली में एक सभ्यता की खोज की, जो रंगोई नदी के किनारे थी, और वर्तमान में हिसार हरियाणा में ये स्थित है। 1990 से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा में सभ्यता की खोज की थी, जो मनहर या मानसर नदी के किनारे पर थी, और वर्तमान में ये गुजरात कच्छ में स्थित है। 1963 से 79 में जॉर्ज डेल्स ने बालाकोट में एक बालाकोट सभ्यता की खोज की थी, जो बिंदार नदी के किनारे थी, और अब वर्तमान में वो अरब सागर के अंदर चली गई है। 1975 में जेपी जोशी ने मांडा, वही मांडा है जो मैंने आपको पहले बताया था, मांडा सभ्यता की खोज की थी, जो चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है, और वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर अखनूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो जहां जहां पर सभ्यताएं खोज की थी, कब की गई थी, किसने की थी, और वर्तमान में कहाँ थी, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा।
अब हड़प्पा संस्कृति की जो सभ्यताएं हैं उनकी अन्य और क्या क्या विशेषताएं, अन्य विशेषता देख लेते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति में जो जो सभ्यताएं पनपी थी उनकी और विशेषता क्या थी। तो आग से पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। देखो टेराकोटा के क्वेश्चन आते हैं, टेराकोटा क्या है, तो आग से पकी मिट्टी को ही कहते हैं टेराकोटा। हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल जो है आज़ादी के बाद मिले, और वो कहाँ मिले हैं, गुजरात के अंदर। हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा अवशेष आज़ादी के बाद कहाँ मिले, गुजरात में कई स्थानों पर मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी और वो नृत्य करती हुई बालिका की थी, मूर्ति थी जो कांसे से बनी हुई थी। मतलब सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। देखिए याद रखना है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किस सभ्यता की रचना थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की, और ये कांसे से बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, कि मरे हुए लोगों का टीला। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह है, मतलब चिन्हों के अनुसार ये कुछ लिखावट करते थे, और 250 से 400 अक्षर उसमें अलग अलग प्रकार के सम्मिलित है। और जो सर्वाधिक लिपि में जो सर्वाधिक प्रचलित है वो है मछली का चिन्ह, मतलब कुछ जानवर या कुछ वस्तुएं किसी भी चीज के चिन्हों से ये वो लिपि को लिखा करते थे। तो सबसे प्रचलित सबसे ज्यादा जो चिन्ह था वो था मछली का। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि इन नगरों का कई बार विनाश हुआ और उन्हें पुनर्निर्माण इनका कई बार किया गया है। तो ये भी इसके भी साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अब जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के बारे में कुछ तथ्य हैं, और इसमें अलग अलग पुरातत्ववेताओं का अलग अलग मत है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति का पतन एवं अनेक मत। तो जो पुरातत्ववेता व्हीलर व गार्डन थे उनके अनुसार आर्यों का विनाश, मतलब आर्यों द्वारा इस संस्कृति का विनाश किया गया था। मतलब जो हड़प्पा संस्कृति थी उसके बाद में आर्य संस्कृति जिनने जन्म लिया, तो इनका मानना है व्हीलर और गार्डन का कि आर्यों ने इस संस्कृति का विनाश कर दिया था। दूसरे मार्शल मैके और SR राव के अनुसार, ये जो तीनों के अनुसार इन्होंने अनुमान लगाया है कि भीषण बाढ़ के कारण हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ है। DD कौशाम्बी के अनुसार मोहनजोदड़ो में आगजनी द्वारा विनाश हुआ है। तो जो DD कौशाम्बी पुरातत्ववेता है उन्होंने अनुमान लगाया है, उनको साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर आग, पूरी सभ्यता में आगजनी हुई, मतलब आग ने लगी गई यहाँ पर और उससे विनाश हुआ है। देखिए ये जो पॉइंट है, किस पुरातत्ववेत्ता ने बताया है कि किस कारण से हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ या विनाश हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। इनमें से किसी का भी पूछा जा सकता है कि बाढ़ के द्वारा जो नष्ट हुई वो किसने कहा है, या आगजनी से, या जो मतलब आर्यों ने विनाश किया, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन बना करके, तो इनको याद रखना है। ऑरल स्टाइन के अनुसार वर्षा की कमी से कृषि एवं पशुपालन का विनाश हुआ और इसके पश्चात हड़प्पा संस्कृति खत्म हो गई, ऐसा भी ऑरनस्टाइन ने कहा है। डेल्स जो थे उनके अनुसार भूकंप के द्वारा ये विनाश हुआ है, कि भूकंप आया था और सारी संस्कृति विलुप्त हो गई। दयाराम साहनी जो है उनके अनुसार जल प्लावन और भौतिक परिवर्तनों के कारण हुआ, कि मतलब जल से पूरा प्रलय, जैसे प्रलय आती है उस टाइप से जल पूरी पृथ्वी पर हो गया था, और कुछ भूगर्भ भौतिक परिवर्तन ऐसे हुए जिनके कारण इनका विनाश हुआ। तो दयाराम साहनी का मानना ये है। ऑरल स्टाइन व अमलानंद घोष के अनुसार ओलावृष्टि, मतलब बड़े बड़े जो स्टोन पत्थर, पानी के जो ओले होते हैं वो गिरे और जिससे और जलवायु परिवर्तन हुआ, इसके कारण विनाश हुआ है। तो ये ऑरल स्टाइन व अमलानंद घोष कहते हैं। कनेडी जो थे उनके अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से विनाश हुआ। वही प्राकृतिक आपदाएं, आगजनी हो जाए, बाढ़ हो जाए, या ओलावृष्टि, अतिवृष्टि जो भी है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो इनके कारण विनाश हुआ। तो कनेडी ऐसा कहते हैं। कोलकाता व कराची में जो शवों का परीक्षण किया था, जो सभ्यताओं में शव मिले थे उनका परीक्षण किया था, उनका मानना है कि हड़प्पा संस्कृति का विनाश महामारी से, कोई ऐसी महामारी आई थी और उसने सबको चपेट में ले लिया था और इस कारण से विनाश हुआ था। जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, तो उसने भी पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, तो ऐसी कोई महामारी आई थी उसके कारण का विनाश हुआ।
और सर जॉन मार्शल के अनुसार, जो सर जॉन मार्शल थे, पुरातत्ववेत्ता थे, उनके अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण इनका विनाश हुआ था। मतलब यहाँ का प्रशासन था, जो इनको शासन करते थे वो शिथिल थे, मतलब एक्टिव नहीं थे, और दूसरी संस्कृतियों ने इन पर आक्रमण किया होगा और इस कारण से इनका पतन हो गया और इसी कारण से संस्कृति का विनाश हुआ था। तो दोस्तों ये थी हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषताएं। अब इनमें हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि हड़प्पा संस्कृति के विषय में कुछ बातें जानी थी। उसके पश्चात इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ है, तो चारों तरफ हमने इनकी सीमाएं देखी थी। उसके अंतर्गत जो विकसित हुई थी सभ्यताएं, उनकी विशेषताएं हमने पढ़ी है। उसके पश्चात इन मतलब सैंधव सभ्यता कहाँ कहाँ, कब और कहाँ पे और किसने खोज की थी और वर्तमान में कहाँ पे, इसके बारे में भी हमने जाना है। उसके पश्चात हड़प्पा संस्कृति की जो अन्य विशेषताएं है वो भी हमने पढ़ी थी, और हड़प्पा संस्कृति का पतन या इनका विनाश कैसे हुआ और किसका क्या मत है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। तो दोस्तों ये हड़प्पा संस्कृति का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि मुझे इसमें कुछ सुधार करना चाहिए या कुछ कमी थी या अच्छा था। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।